गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज जो है फेडरल सिस्टम में भाषा नीति पढ़ेंगे, लैंग्वेज पॉलिसी। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो है भाषाई राज्य, लैंग्वेज स्टेट, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से भारत के संघीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ। ठीक है, पहला बंटवारा हुआ था आपका 1953 में आंध्र प्रदेश के रूप में बना था। ठीक है, उसी हिसाब से बहुत सारे राज्य बने। आज हम देखेंगे भाषा नीति। आपको पता है लैंग्वेज, हिंदी जो है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अधिकतर नेता सहमत थे संविधान सभा के। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए 40% लोगों की मातृभाषा है हिंदी, पूरे भारत में टोटल 40% लोगों को। इस वजह से जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे वो तैयार नहीं हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। मतलब कुछ लोग नहीं तैयार हुए, बाकी बहुमत में तैयार थे। ठीक है, तो इस वजह से हिंदी को राजभाषा के जो है उसमें रखा गया, राजभाषा रखा गया। ठीक है, तो 22 और भाषाओं को अनुसूचित किया गया, जिसमें गुजराती, मलयालम, उर्दू, संस्कृत इत्यादि हैं। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब है, नई संविधान के अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। इसका ये तात्पर्य है कि कोई भी केंद्रीय पद पे या केंद्रीय परीक्षा में कोई भी स्टूडेंट या अभ्यर्थी इन भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुन सकता है, उस भाषा में परीक्षा दे सकता है। बस उसको करना क्या है, उस भाषा को फॉर्म में पहले ही सेलेक्ट करना होगा, यानी चूज करना होगा। आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब ये तो रही बात कि भाषा की नीति शुरुआती में क्या हुआ। फिर भारत की जो सरकार है वो आज भी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के नीति पर काम कर रही है, लेकिन किसी राज्य पे वो हिंदी को थोप नहीं सकती। ठीक है, भारत का भाषा को लेकर जो रुख है वो लचीला रुख है, यानी कि फ्लेक्सिबल रुख है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो रिजिड नहीं है, सख्त नहीं है कि हाँ इस भाषा को आपको अपनाना ही अपनाना है। क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में देखा था, आपने देखा भारत विभिन्न भाषाई और विविधताओं का देश है, बहुत प्रकार की भाषाएं हैं यहाँ पे, तो हम हिंदी को थोप नहीं सकते। हालांकि 1965 में संविधान के हिसाब से अंग्रेजी यानी इंग्लिश जो भाषा है उसको ख़त्म कर देना चाहिए था, इंग्लिश भाषा को। ठीक है, संविधान में ये लिखा गया। लेकिन जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे वो ऐसा नहीं होने दिए। उनका ये तर्क था कि नहीं, इंग्लिश को आप ऑफिस और शासकीय कार्यों में इसको हमेशा मतलब इसको आप इस्तेमाल कीजिए, इसको आप ख़त्म नहीं कीजिए। इस वजह से इंग्लिश भाषा को ये हुआ कि 1965 में ये हुआ कि नहीं ख़त्म किया जाएगा। आज भी इंग्लिश भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि जिससे पूरे देश में जो है एकता का जो है वो रहे, किसी प्रकार का मतभेद ना हो, और प्रशासनिक कुशलता में किसी भी प्रकार का जो है जिससे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसलिए इंग्लिश को पूरे देश में देखा जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। दूसरी चीज़ देखिए, जब गैर हिंदी भाषी राज्य जो विरोध कर रहे थे उसमें से तमिलनाडु प्रमुख है। अब इस मामले पे विरोध इतना बढ़ गया कि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा हुई, और इस ऐसे मुद्दों पे अक्सर भाषा के मुद्दों पे हिंसा का रूप धारण कर लेता है। इसलिए हमारे जो देश के राजनेता हैं बड़े ही अच्छा रुख अपनाए, लचीला रुख अपनाए, और वो जो है हिंदी को राजभाषा में डाले और इंग्लिश को भी चलने दिए, 22 भाषाओं को अनुसूचित किए। ठीक है, अनुसूची में। तो इस प्रकार से भाषाई विवाद ख़त्म हो गया, भारत में एकता स्थापित हो गई। अगर श्रीलंका
के जो नीति थी उस पर अगर भारतीय नेता चलते तो हमारे देश की भी स्थिति श्रीलंका की तरह हो जाती, बिल्कुल हो जाती। क्योंकि श्रीलंका में क्या किया, वहाँ पे जो सिंगली भाषा के लोग थे उन्हीं को राष्ट्र भाषा के रूप में दिए, हर नियम कानून उन्हीं के रूप हिसाब से बनने लगा, तो वहाँ पे गृह युद्ध हुआ था। लेकिन हमारे देश ने सतर्कता अपनाया और एक लचीला रुख अपनाया। हिंदी को हम बढ़ावा देंगे, लेकिन और भी सभी भाषाओं को सम्मान देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे देश में भाषाई विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। धन्यवाद।